नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। प्रदेश के सियासी संकट के बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर प्रदेश सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में जीवन रक्षा ही उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में राजस्थान में चुनी सरकार को गिराने का कुप्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस कृत्य में एक केंद्रीय मंत्री और भाजपा के अन्य नेताओं का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं का भी नाम लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक भंवरलाल शर्मा के नाम लेकर कहा कि पहले भी खरीद फरोख्त करके भैरों सिंह शेखावत सरकार को गिराने का प्रयास किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि धनराशि कई विधायकों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि आज जहां आम जनता के जीवन एवं आजीविका को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की नियंत्रण बनी हुई है, उसके बीच में केंद्र में सत्ता पक्ष कैसे कोरोना प्रबंधन की प्राथमिकता छोड़कर कांग्रेस की राज्य सरकार को गिराने के षड्यंत्र में मुख्य भागीदारी निभा सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को गिराने में भी ऐसे वक्त का चयन किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे ज्ञात नहीं है कि किस हद तक ये सब आपकी जानकारी में है अथवा आपको गुमराह किया जा रहा है। इतिहास ऐसे कृत्य में भागीदार बनने वाले को कभी माफ़ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में ये भी कहा कि केंद्र और राज्य में कई बार अलग अलग दलों की सरकारें पहली भी रही है, लेकिन इस तरह राज्य सरकार को गिराने का षड्यंत्र कभी नहीं रचा गया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। वहीं जयपुर संभाग की एक और बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया। कांग्रेस के बागी विधायकों की ओर से दायर पिटीशन पर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई में हस्तक्षेप बताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका के जरिए चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज पेश की गई विशेष अनुमति याचिका को अर्जेंट मेंशनिंग के लिए पेश किया गया, जहां मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने 3 सदस्यीय विशेष बेंच को रेफर कर दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में कल सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई होगी। इसी दौरान पायलट खेमे की ओर से भी पृथ्वीराज मीणा व 19 विधायकों की ओर से केवेट दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई होने से पहले पायलट खेमे का भी पक्ष सुनने की गुहार लगाई गई है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट खेमे की याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को आदेश दिए थे। उस आदेश में विधानसभा अध्यक्ष से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो 24 जुलाई तक हाईकोर्ट के फैसले तक अपनी कार्रवाई को टाल दे, लेकिन इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश में जो 3 शब्द लिखे गए थे जिसके तहत वो विधानसभा अध्यक्ष को निर्देशित किया जाना बताया जाता है, उन्हीं शब्दों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने आज सुबह प्रेस वार्ता भी की थी। प्रेस वार्ता में सीपी जोशी ने साफ तौर से कहा था कि वो अदालत का सम्मान करते हैं, उनकी गरिमा को मानते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की भी अपना गरिमा है और उनके अधिकार हैं जिसमें कोर्ट दखल नहीं कर सकता। ऐसे में वो अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। फिलहाल इस याचिका पर कल सुबह 11 बजे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगी। एक और जहां विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी करने की कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी सचिन पायलट खेमे की ओर से पैरवी कर सकते हैं। वहीं जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के निवास पर जिस तरह ईडी की कार्रवाई हुई है, जोधपुर में एक बार की तो हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से जयपुर से एक स्पेशल टीम संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में पहुंची और लगातार जांच पड़ताल करने के साथ ही जो जानकारी जुटाई है उसके बाद परिणाम क्या होंगे,
वह तो ईडी की टीम ही बता सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से 10 घंटे से अधिक समय तक लगातार पूछताछ करना, कारों से लेकर घर में एक एक ठिकाने की पड़ताल करना, तो कहीं ना कहीं ईडी के पास या तो कुछ ऐसा है। लेकिन परिवार के सूत्रों का ये कहना है कि किसी प्रकार का एक्सपोर्ट का कामकाज जो है वो गहलोत नहीं करते हैं। उन्होंने सिंपल सा खाद्य व्यापार का व्यवसाय और सीएनएफ जरूर है, और किसी भी प्रकार जो कार्रवाई की जा रही है उसको उन्होंने गैरकानूनी करार दिया है। वर्ष 2007 के एक पुराने मामले को रीओपन करके दुर्भावनावश कार्रवाई करने की बात परिवार के सदस्यों द्वारा कही जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के इतने घंटों तक जो कार्रवाई हुई है, क्या दस्तावेज मिले हैं, उन सब की पड़ताल के बाद पता लगेगा। परिवार के सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक लगातार वो आयकर का जो टैक्स आता है वो भी नियमानुसार एक एक व्यक्ति का भरते आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जब पड़ताल होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। डी के राजा मान सिंह व उनके सहयोगी सुमेर सिंह व हरीश सिंह की हत्या के मामले में मथुरा की जिला एवं सेशन न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने सभी 11 दोषी पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 1985 में 21 फरवरी को भरतपुर के डीग कस्बे में राजा मान सिंह की पुलिस फायरिंग के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में स्वर्गीय राजा मान सिंह की बेटी कृष्णेंद्र कौर दीपा ने सुप्रीम कोर्ट की शरण लेकर प्रकरण को वर्ष 1990 में राजस्थान से मथुरा न्यायालय में स्थानांतरित करा दिया था, और तभी से इस हत्याकांड की सुनवाई मथुरा जिला न्यायालय में चल रही थी। कोर्ट ने कल सभी 11 आरोपियों को हत्या का दोषी माना था और 3 पुलिसकर्मियों को बरी भी किया था। हत्याकांड के दोषी 11 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा होने के बाद स्वर्गीय राजा मान सिंह की पुत्री पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा, उनके पति विजय सिंह, उनके पुत्र कुंवर दुष्यंत सिंह आदि ने खुशी जताई है और कहा कि भले ही 35 साल बाद सजा सुनाई गई है, लेकिन वो इस फैसले से संतुष्ट हैं। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले में कोरोना का कहर बरकरार है। आज भी जिले में कोरोना संक्रमण के चलते 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दिन भर में कुल 37 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1045 के पार जा पहुंचा है। लेक सिटी उदयपुर में कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है। जिले में आज भी कोरोना के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 16 के पार जा पहुंचा। दिन भर में आज कुल 37 नए कोरोना संक्रमित मरीज भी सामने आए। इसके साथ ही जिले में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 145 के पार जा पहुंचा है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांचों को लेकर दायरा बढ़ाया गया है। ब्लॉक स्तर पर भी अब कोरोना की जांचें की जा रही हैं ताकि कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रसार को रोका जा सके। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता फैलाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना जांच के लिए शहर और ब्लॉक स्तर पर जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि लोग कोई भी तरह के सिम्टम्स होने पर अपनी जांच कराएं और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में सहायक बने। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी नवीन जोशी। कपड़ा नगरी में वाहन चोरों के काले कारनामों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान का अब रंग दिखने लगा है। भीलवाड़ा के रायला थाना पुलिस ने बीते 1 सप्ताह में लगातार दूसरे अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का आज राजपास करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनसे 17 चुराई गई बाइक्स भी बरामद की है। ये सभी 17 बाइक्स वाहन चोरों ने भीलवाड़ा शहर और भीलवाड़ा शहर के आसपास के क्षेत्रों में से चुराई थी। 2 वाहन चोरी की वारदातें गुलाबपुरा कस्बे से करने की बात भी वाहन चोरों ने कबूल की है। पुलिस ने इस मामले में लक्ष्मणगढ़ निवासी महिपाल जाट को गिरफ्तार किया है, जो कि इस पूरे वाहन चोर गिरोह का सरगना है और चोरी के वाहन खरीद